इस कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट अफ्रीका की कंट्री सेनेगल से। यहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सीडो है। वो अपने कजिन मूसा के साथ डकार शहर में रहता है। दरअसल ये दोनों बहुत गरीब हैं। ये हर रोज कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। इन दोनों का एक ही गोल होता है कि वो पूरा दिन काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें ताकि वो एक दिन यूरोप में जाकर काफी फेमस सिंगर्स बन सकें, जिससे वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए। अब इसके बाद वो 6 महीनों तक कड़ी मेहनत से काम करते हैं और यूरोप जाने के लिए पैसे जमा कर लेते हैं। एक दिन सीडो अपनी माँ से कहता है कि वो यूरोप जाकर काम करना चाहता है ताकि वो अपनी फैमिली का ख्याल रख सके, लेकिन ये सुनकर सीडो की माँ उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाती है। दरअसल इस गांव से पहले ही काफी लोग यूरोप के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में वो सब के सब मारे गए। अब अगले दिन सीडो की माँ मूसा पर काफी ज्यादा चिल्लाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब मूसा का ही आइडिया है और उसकी वजह से सीडो यूरोप जाने की जिद कर रहा है। सीडो छुप कर ये सब देख रहा होता है, जिसके बाद वो सामने आकर अपनी मॉम को शांत करता है और उनसे कहता है कि कल रात में आपसे मजाक कर रहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि सीडो और मूसा हर दिन अपना काम कर रहे होते हैं और काम से लौटने के बाद वो हर रात अपने सॉन्ग लिखा करते और अपने दोस्तों के सामने वो गाया करते। अब आखिर 6 महीनों के बाद उनके पास इतने पैसे हो गए होते हैं कि वो यूरोप जा सके। इसके बाद एक आदमी से आकर मिलते हैं जिसका नाम होता है जिस्को। ये दोनों भाई उससे यूरोप जाने के लिए एडवाइस मांगते हैं, लेकिन जिस्को कहता है कि तुम लोगों को यूरोप नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो जिंदगियां टीवी पर दिखती हैं वो कभी भी हकीकत नहीं होती और यूरोप इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं है जैसा कि हमें टीवी पर दिखता है। वहाँ पर भी काफी बुरी जिंदगी है, वहाँ पर भी लोग सड़कों पर रह रहे हैं। अब जिस्को से मिलने के बाद सीडो डिसाइड करता है कि वो यूरोप नहीं जाएगा, लेकिन मूसा जिद करता है। वो उसे कहता है कि पिछले 6 महीनों से हमने काम किया है, कड़ी मेहनत की है और अब वो किसी भी सूरत पीछे नहीं हट सकते। सीडो को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद ये दोनों एक शमन के पास जाते हैं। दरअसल ये एक तरीके का पंडित होता है। ये दोनों से पूछते हैं कि क्या वो यूरोप जा सकते हैं। तब शमन उनसे कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल जा सकते हो और ये सुनने के बाद वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन सीडो अपनी माँ को बिना बताए मूसा के साथ यूरोप के लिए निकल जाता है। बीच रास्ते में ये अपने गाने गा रहे होते हैं जो कि इन्होंने खुद बनाए हैं। अब जब वो माली नाम की जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो एक आदमी से 100 डॉलर्स के अपने पासपोर्ट बनवा लेते हैं। यहाँ पर वो आदमी उनसे कहता है कि अगर कोई तुमसे पासपोर्ट दिखाने को कहे तो तुम उन्हें चुपचाप अपना पासपोर्ट दिखा देना बिना कुछ बोले। अब तुम दोनों मालियन बन चुके हो, तुम अब वेस्ट अफ्रीका के नहीं रहे। वो इन दोनों के पासपोर्ट पर नाम भी चेंज कर देता है और वो मूसा के नाम को मेलिक कर देता है और सीडो के नाम को सेलिफ में बदल देता है। अब जब ये माली के बॉर्डर पर पहुंचते हैं और नाइजीरिया में एंटर करने वाले होते हैं तो वहाँ के गार्ड उनका पासपोर्ट चेक करते हैं और इन दोनों से पूछताछ करते हैं, लेकिन मूसा जरूरत से कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है, जिस वजह से वो गार्ड समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। वो इन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने अभी के अभी 50 डॉलर्स नहीं दिए तो वो इन दोनों को जेल ले जाएंगे। ये दोनों जैसे तैसे करके उस कार से अपनी जान छुड़ाते हैं, जिसके बाद ये दोनों नाइजीरिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें यूबी नाम का एक आदमी मिलता है जो कि इन्हें एक कार देता है जिसकी मदद से वो नाइजीरिया से निकलकर इटली में जाएंगे। ये सुनकर सीडो और मूसा दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 1200 डॉलर्स देने होंगे। ये दोनों उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद यूवी उनको अपने शेल्टर में ले जाता है और वो वहाँ पर उनसे कहता है कि मैं थोड़े और पैसेंजर्स को इकट्ठा करके लाता हूँ, तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। रात को गेनाली नाम का आदमी उनसे कहता है कि जिस डेजर्ट में वो जा रहे हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि उस बीच रास्ते में काफी सारे माफियास आएंगे जो कि उन्हें लूटने की कोशिश करेंगे और उन माफिया से अपने पैसे बचाने के लिए हमें हमारे पैसों को एक प्लास्टिक में डालकर अपने पेट में डालना होगा ताकि वो लिबियन माफिया उन पैसों को ढूंढ ना पाए। ये बात सुनकर सीडो और मूसा ये दोनों ही हंसने लगते हैं क्योंकि ये बात उन्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगती, लेकिन बाकी सारे लोग काफी ज्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि माफियाज बहुत ही ज्यादा बेरहम है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब अगली सुबह ये सब के सब जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। पूरा दिन सफर करके वो उन्हें नाइजीरिया के बॉर्डर पर छोड़ देते हैं और अगली सुबह एक बार फिर से वो अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। अब काफी दूर तक सहारा डेजर्ट में निकल जाने के बाद जिस गाड़ी में सीडो बैठा होता है वो गाड़ी दूसरी गाड़ी से अलग रास्ते पर जाने लगती है और काफी उबड़ खाबड़ रास्ते होने की वजह से गाड़ी बहुत ही मुश्किल से चल रही होती है। तभी उसमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है, लेकिन ये लोग उस आदमी के लिए नहीं रुकते और लगातार आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सीडो काफी डर जाता है और वो गाड़ी को काफी टाइट पकड़ लेता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो गाड़ी से गिरा तो ये लोग उसके लिए नहीं रुकेंगे। इसके बाद जब वो रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचते हैं तो वहाँ पर ड्राइवर उन्हें गाड़ी से उतारता है और उनसे कहता है कि अब आगे तक तुम्हें पैदल ही जाना होगा। ये सुनकर इन सबको काफी बुरा लगता है, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकते और ना चाहते हुए भी अब इन सबको अपना सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। रास्ते में चलते हुए सीडो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें होती हैं जो कि कभी इन्हीं की तरह निकले थे, लेकिन वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब इन्हें सफर करते हुए 2 दिन गुजर जाते हैं और एक औरत को चलने में काफी ज्यादा मुश्किल होने लगती है। वो ठीक से चल नहीं पा रही होती और वो वहीं पर ही गिर जाती है, लेकिन किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सभी रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। पर सीडो से ये सब देखा नहीं जाता और वो उस ओल्ड लेडी की मदद करने के लिए अपना बचा हुआ पानी उसे पिलाता है। लेकिन ये सब देखकर मूसा उस पर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो उस ओल्ड लेडी के चक्कर में काफी पीछे रह जाएंगे और अगर वो ग्रुप से पीछे रह गए तो वो इस रेगिस्तान में खो जाएंगे और फिर उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सीडो के पानी देने पर भी उस ओल्ड लेडी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर सीडो को बहुत दुख होता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता, जिसके बाद वो अपने ग्रुप की तरफ भागने लगता है। अब चलते चलते इन्हें रात हो जाती है और तभी रास्ते में इन सबको लीबियन माफिया रोक लेते हैं और इन सब से उनके सारे पैसे छीन लेते हैं। जिन लोगों के जेब में से कोई पैसे नहीं निकलते तो उन लोगों को वो माफियाज कुछ ड्रिंक पिलाते हैं, क्योंकि माफियाज अब ये जानते हैं कि लोग किस तरीके से अपने पैसे छुपाते हैं। इसके बाद माफियाज को वो पैसे मिल जाते हैं जो लोगों ने अपने पेट में छुपाए होते हैं, जिसके बाद माफियाज उन लोगों को अलग कर देते हैं जिनकी जेब से पैसे नहीं मिले थे और यहाँ पर मूसा और सीडो दोनों ही अलग हो जाते हैं। ये सब देखकर सीडो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। अगली सुबह सीडो और बाकी सब जो बच गए होते हैं उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद माफियाज ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन आगे जाकर सीडो और बाकी सबको माफियाज पकड़ लेते हैं और उन्हें वहाँ से माफियाज की जेल में ले जाया जाता है, जहाँ से वो गुलामों की तरह बेचे जाएंगे। अब जेल में पहुँचने के बाद नूनन नाम का एक आदमी उनसे कहता है कि वो लोग ना कोई पुलिस के आदमी है और ना ही आर्मी के, बल्कि वो माफियाज के लोग हैं। अगर तुम लोगों को इस जेल में रहना है तो तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो कि माफियाज तुमसे करवाते हैं, और अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो तुम सब के सब मारे जाओगे। और अब ये सारी बातें बताने के बाद नूनन इन सबको एक कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो सभी को टॉर्चर करते हैं। नूनन उनसे कहता है कि सब के सब अपनी फैमिलीज के नंबर दो ताकि हम तुम्हारी फैमिली से तुम्हारे बदले फिरौती मांग सकें। इसके बाद यहाँ पर जो लोग अपनी फैमिली का नंबर दे देते हैं नूनन उन्हें छोड़ देता है, और बाकी बचे हुए लोग जो अपनी फैमिली का नंबर नहीं दे रहे होते, जिनमें सीडो भी शामिल है, वो उन्हें बहुत टॉर्चर करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीडो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसके चेहरे पर जख्मों के निशान होते हैं। वहाँ पर एक मार्टिन नाम का आदमी होता है, वो सीडो को पानी पिलाता है क्योंकि वो बहुत दर्द में होता है। अब कुछ दिनों के बाद एक माफिया का आदमी जेल के अंदर आता है और सभी कैदियों से कहता है कि मुझे एक कारपेंटर की जरूरत है, तो जो भी कारपेंटर का काम जानता है वो मेरे साथ है। और साथ ही वो उन लोगों को भी बोलता है जो कि बिल्डर्स हैं, वो उन्हें भी उसके साथ आने के लिए कहता है। दरअसल ये लोग अब इनसे काम करवाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद मार्टिन अपना हाथ ऊपर कर लेता है और वो सीडो से भी अपना हाथ ऊपर करने को कहता है। अब जब ये बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक यानम नाम का आदमी होता है, वो सीडो को $500 में खरीद लेता है। लेकिन यहाँ पर मार्टिन उसे कहता है कि वो अकेले काम नहीं कर सकता, उसे एक आदमी चाहिए। वो कहता है कि हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। ये बात सुनकर वो माफिया का आदमी मार्टिन की बात मान जाता है और जब वो अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वो आदमी बताता है कि उन्हें उसके बॉस के लिए घर के चारों तरफ एक दीवार बनानी है। इसके बाद मार्टिन और सीडो को पेट भर खाना दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, क्योंकि जेल में मुश्किल से उन्हें कुछ खाने को मिलता था। खाना खाने के बाद वो काम पर लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीडो को एक बिल्डर की तरह काम करना नहीं आता, लेकिन मार्टिन उसे धीरे धीरे काम सिखा देता है। अब शाम को काम खत्म करने के बाद मार्टिन सीडो से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर को पता है कि तुम यूरोप के लिए निकले हो? तब सीडो कहता है कि उसके फादर उसके बचपन में ही गुजर गए थे। वो कहता है कि घर पर उसकी मॉम है, जिसको नहीं पता कि वो अपने कजन के साथ यूरोप के लिए निकल आया है। मार्टिन सीडो से उसके कजन मूसा के बारे में पूछता है, लेकिन सीडो बताता है कि माफियास ने उसे बीच रास्ते में पकड़ लिया था, जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए थे और उसके बाद उसे नहीं पता कि वो अब कहाँ है। ये सुनकर मार्टिन को सीडो के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन सीडो को पूरा यकीन है कि एक दिन वो मूसा से जरूर मिलेगा। अब एक दिन जब इनका काम लगभग खत्म होने वाला होता है तब यानम वहाँ पर आता है और मार्टिन से कहता है कि मुझे यहाँ पर एक फाउंटेन भी बनवाना है, जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हो। मार्टिन इसके लिए मान जाता है और उसे कहता है कि मैं इससे भी अच्छा फाउंटेन बना सकता हूँ। तब यानम मार्टिन से कहता है कि अगर तुम सच में ऐसा कर सकती हो तो उसका बॉस उसे काफी खुश होगा और उन्हें माफिया से भी आजाद करवा देगा और साथ ही त्रिपोली जाने के लिए उसे पैसे भी देगा। ये सुनकर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास यहाँ से निकलने के लिए एक उम्मीद है। अब उस दीवार को कंप्लीट करने के बाद ये दोनों ही फाउंटेन का काम करने में लग जाते हैं, क्योंकि अगर ये इस काम को ठीक से करते हैं तो ये यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद कुछ ही दिनों में मार्टिन और सीडो अपने फाउंटेन का काम पूरा कर लेते हैं। अब यानिम का बॉस वहाँ पर आकर उनका फाउंटेन देखता है। उस माफिया बॉस के साथ उसकी वाइफ भी होती है, जिसे वो फाउंटेन काफी पसंद आता है और वो माफिया बॉस इन दोनों के काम से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इसीलिए वो इन दोनों को माफिया से आजाद करवा देता है और साथ ही इन्हें त्रिपोली जाने के लिए पैसे भी देता है, जिस बात को सुनकर ये दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा होता कि अब ये आजाद हैं। अब इसके बाद ये दोनों सीधा त्रिपोली पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचते ही सीडो मूसा को ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसे मूसा नहीं मिलता। यहाँ पर मार्टिन
सीडो से कहता है कि वो उसके साथ चल सकता है, लेकिन सीडो अपने कजिन को पीछे नहीं छोड़ सकता। ये सुनने के बाद मार्टिन उसकी बात मान जाता है और उसे कहता है कि मूसा के मिलते ही तुम इटली की तरफ आ जाना, मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगा। अब अलग होने से पहले सीडो मार्टिन को थैंक्स कहता है और उसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। यहाँ पर सीडो वापस से मूसा को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन काफी ढूंढने पर भी मूसा का कोई पता नहीं मिलता। मूसा को ढूंढने के साथ साथ सीडो यहाँ पर मजदूरी भी कर रहा होता है। अब सीडो जब अपना काम कर रहा होता है तभी उसके दोस्त उसे आकर बताते हैं कि अभी अभी स्नेगल से कुछ मजदूर आए हैं, जिसमें शायद तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो भी उन्हीं में ना हो। ये बात सुनते ही सीडो स्नेगल की मजदूरों की तरफ भागता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो आखिरकार उसे मूसा देख जाता है। मूसा को सीडो देखकर उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन मूसा यहाँ से जाने से मना कर देता है। सीडो से पूछता है कि आखिर क्यों। तब मूसा उसे बताता है कि जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने उसके पैर पर गोली चला दी और अब वो चल नहीं सकता। ये बात सुनकर सीडो को बहुत दुख होता है, लेकिन मूसा उसे कहता है कि अब हमें वापस घर चलना चाहिए। पर सीडो उसे कहता है कि अब हम मंजिल के काफी करीब हैं और अब हम यहाँ से वापस नहीं लौट सकते। वो मूसा से कहता है कि हम तुम्हारा यहाँ पर इलाज करवाएंगे और उसके बाद हम यूरोप के लिए निकल जाएंगे। सीडो का कॉन्फिडेंस देखकर मूसा भी मान जाता है और उसके बाद वो मूसा के इलाज के लिए उसे अपने दोस्त लोए के पास लाता है। यहाँ पर लोए मूसा का इलाज करने लगता है, जिसके बाद लोए सीडो को दवाइयाँ लेने के लिए समीर नामी आदमी के पास भेजता है, जो कि लोए का दोस्त होता है। दरअसल समीर एक बार्बर होता है जो कि इलीगली यहाँ पर दवाइयाँ बेचता है, क्योंकि यहाँ पर काले लोगों को दवाइयाँ नहीं दी जाती। अब जब सीडो समीर के पास पहुँचता है तो समीर जल्दी जल्दी उसे दवाइयाँ दे देता है और उसे यहाँ से जल्दी से जाने को कहता है, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सीडो दवाइयाँ ले आता है, जिसके बाद लोए मूसा को दवाइयाँ दे देता है। रात में लोए सीडो से कहता है कि हमें मूसा को हॉस्पिटल ले जाना होगा, उसे सर्जरी की जरूरत है। लेकिन सीडो से कहता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स में काले लोगों का इलाज नहीं किया जाता, तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। लोए के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो सीडो से कहता है कि हमें किसी भी हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, क्योंकि अगर हम 10 दिनों के अंदर उसे हॉस्पिटल में नहीं ले गए तो इन्फेक्शन इतना फैल जाएगा कि उसकी जान भी जा सकती है। अब अगले दिन सीडो जैनम नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसे अपने सारे पैसे जो उसने इटली के लिए रखे थे वो सब पैसे उसे दे देता है, लेकिन जैनम उसके पैसे उसे वापस लौटा देता है और कहता है कि ये पैसे काफी कम है, इन पैसों से तो एक आदमी को भी नहीं ले जाया जा सकता। जिस बात से सीडो काफी उदास हो जाता है। सीडो को इस तरह से उदास देखकर जैनम उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक और रास्ता है, अगर वो चाहे तो वो शिप पर एक कैप्टन के तौर पर शिप को चलाकर जा सकता है। इस बात के लिए सीडो मान तो जाता है, लेकिन उसे शिप चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। अब घर पहुंचने पर सीडो मूसा को बताता है कि वो इटली जा रहे हैं। तब मूसा उसे पूछता है कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब सीडो उसे बताता है कि वो शिप पर कैप्टन बनकर जाएगा। अगले दिन जैनम सीडो को शिप चलाना सिखाता है, जहाँ पर वो सीडो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस कंपास को 0 पर ही रहने देना है और तुम देखते ही देखते इटली पहुंच जाओगे, और अगर तुम्हें बीच रास्ते में किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो तुम मेरे फोन पर कॉल कर सकते हो। इसके बाद रात को सीडो को काफी घबराहट हो रही होती है, क्योंकि उसके साथ और भी काफी सारे लोग जाने वाले होते हैं और उतनी सारी जिंदगियों की जिम्मेदारी सीडो अपने कांधे पर नहीं लेना चाहता। इसीलिए वो अगले दिन जैनम से शिप का कैप्टन बनकर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी गलती की वजह से इतने सारे लोगों की जान जाए। ये बात सुनकर जैनम को काफी गुस्सा आता है और वो उसे शिप से बाहर निकाल देता है। अब सीडो के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए अब उसे ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। उसे शिप के कैप्टन के तौर पर जाना पड़ता है। अब काफी आगे निकल जाने पर सीडो को कुछ लाइट दिखती है और उस लाइट को देखकर मूसा और सीडो ये दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इटली के बीच पर आ चुकी हैं। लेकिन जैसे ही शिप थोड़ा पास पहुंचती है तो ये देखते हैं कि ये कोई ऑयल रिफाइनरी होती है। अगले दिन सीडो को पता चलता है कि उसकी शिप पर एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसे अभी ब्लीडिंग हो रही है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और पासी के बेस कोड पर कॉल करता है, जहाँ पर उसका कॉल एक ऑफिसर उठाती है। सीडो ने बताता है कि वो इटली जाने के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में एक काफी बड़ी इमरजेंसी आ गई है। उनकी शिप पर वुमेन को काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए आप हमारी मदद के लिए किसी को भेजिए। वो ऑफिसर उनसे कहते हैं कि हम जल्द से जल्द आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर सीडो को थोड़ी बहुत राहत मिलती है और वो मदद के लिए वेट करने लगता है, लेकिन जब रात को कोई मदद नहीं आती तो सीडो हिम्मत हार जाता है और फैसला करता है कि अब वो शिप को आगे ले जाएगा। अगले दिन एक आदमी आकर सीडो से कहता है कि शिप के नीचे इंजन एरिया में कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पर दबे हुए हैं। ये सुनकर सीडो सीधा नीचे इंजन रूम में जाता है और उन लोगों को निकालता है जो कि वहाँ पर फंसे हुए होते हैं। ये लोग कई दिनों से भूखे और प्यासे हैं, इसीलिए सीडो उन्हें जल्द से जल्द कुछ खाना और पानी देता है और तभी वहाँ पर वो प्रेग्नेंट औरत बच्चे को जन्म दे देती है। ये सब देखकर वहाँ अजीब सा माहौल हो जाता है और भीड़ उधर उधर होने लगती है। अब ये सब देखकर सीडो उन्हें शांत रहने को कहता है, क्योंकि इनके इधर उधर होने से शिप पलट भी सकती है। वो सभी से कहता है कि गॉड से प्रे करो कि हम सही सलामत इटली पहुंच जाएं। अब इसके बाद ये कुछ दिनों तक लगातार सफर करते हैं और आखिरकार ये अपनी मंजिल यानी इटली तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर ये सब के सब बहुत खुश होते हैं और वो सभी
सभी गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर एक कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर आता है जो कि उनकी मदद करता है, जिसे देखकर सीडो काफी इमोशनल हो जाता है और वो रोते हुए कहता है कि मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और हम इटली पहुंच चुके हैं और इतने मुश्किल हालात से गुजरने के बाद फाइनली हम यूरोप पहुंच चुके हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।